माँ, तुम ऐसी होती हो। राघवन बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ राधा जी को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी प्रज्ञा और बेटा ऋतिक उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 डिग्री पर झुकी थी। वैसे वो अपना सारा काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो प्रज्ञा और ऋतिक को हमेशा खटकती थी। एक दिन राधा जी ड्राइंग रूम में बैठी थी, तभी ऋतिक आकर बोला, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। ऋतिक ने बड़े बेरुखी से कहा। तब राधा जी बहुत प्यार से बोली, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। ऋतिक ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ ऋतिक, क्यों चिल्ला रहे हो? प्रज्ञा ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। ऋतिक ने शिकायत भरे लहजे में कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? प्रज्ञा ने बेटा का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी राधा जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राघवन बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बेटा उसका विरोध करने लगते थे। दूसरे लोगों को भी उसका तर्क सही नहीं लगता था। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने से थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। उसी रात को प्रज्ञा ने राघवन से कहा, देखो जी अब कुछ करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे आकर मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज करवाने आई है। यह बात सुनकर राघवन को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को राधा जी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राघवन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन राधा जी ने अपने बेटे से कहा, राघवन बेटा बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राघवन ने आश्चर्य से पूछा। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए प्रज्ञा बोली, अरे सब गांव वाले तो है ना, और वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में ही रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। प्रज्ञा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई थी। हाँ बेटा बहुत सही कह रही है, राधा जी लंबी सांस लेते हुए कही। राघवन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा रमाकांत जी जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब राघवन बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग बहुत उत्साहित थे, क्योंकि अमेरिका से राघवन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमाकांत ने जैसे घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राघवन, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। चाचा जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था,
इसलिए हमने उन्हें गांव भेज दिया। प्रज्ञा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमाकांत ने राघवन की ओर देखा तो राघवन ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमाकांत सब समझ गए और बोले, कल हम सब लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे तो देखा कि राधा जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमाकांत दौड़कर राधा जी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। राधा जी की ये हालत उनकी कल्पना से परी थी। वाह बेटा राघवन वाह, तूने तो खानदान का नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमाकांत ने राघवन को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, राघवन का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। राधा जी ने अपने बेटे के बचाव में कहा, मुझे सब पता चल गया है भाभी, यहाँ क्या हो रहा है या नहीं, आप चुप रहिए। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें इनकी वजह से अपमानित होना पड़ता है ना? डॉक्टर रमाकांत ने प्रज्ञा को गुस्से से कहा। प्रज्ञा निरुत्तर होकर राघवन को देखने लगी। फिर रमाकांत जी ने कहा, आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा राघवन, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 2 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस क्रूप माँ ने ही अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। प्रज्ञा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। वाह रे वाह, बहुत अच्छा काम की। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। बोलते हुए डॉक्टर रमाकांत की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमाकांत ने राधा जी से कहा। राघवन के मानो तो होश ही उड़ गए थे। डॉक्टर रमाकांत ने जो राज बताया था उसके बाद तो राघवन को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह सामाजिक स्तर, कौन क्या कहेगा और बाकी सब कुछ भूलता हुआ अपनी माँ की तरफ दौड़ा और माँ राधा जी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। मैं माफी लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बार पश्चाताप करने का मौका दो। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राघवन ने आग्नेय दृष्टि से प्रज्ञा और ऋतिक को देखा। प्रज्ञा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राधा जी से आंख मिला सके। राधा जी ने प्रज्ञा की मनोस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाई और राघवन को डांटते हुए कही, खबरदार, जो मेरी बहू और मेरे पोते को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। प्रज्ञा और ऋतिक ने राधा जी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया।